हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे हम एडिटोरियल बेस्ड प्रैक्टिस एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद थॉट ऑफ द डे, दैट इज योर फ्यूचर इज क्रिएटेड बाय व्हाट यू डू टुडे नॉट टुमारो। यानी कि आपका जो भी भविष्य है वो आज आप अपने आज को कैसे यूटिलाइज करते हैं उसके ऊपर निर्भर करता है, ना कि आने वाले कल पे। हम कई बार ये सोचेंगे कि मेरे पास करोड़ों रुपए होएगा तब मैं खुश होऊंगा, मैं तब ये कर लूँगा वो कर लूँगा, या मेरे पास इतना पैसा हो जाएगा तब मैं ये कर लूँगा। तो वो अपने आप से पैसा नहीं होने वाला ना। हम डेली महीने की तनख्वाह वाले जो लोग हैं उनको थोड़ा करके इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तब जाके वो एकदम से इतना पैसा होगा जो एंड ऑफ द ईयर या एंड ऑफ 2-3 ईयर्स आपको दिखेगा कि हाँ इतना ज़्यादा पैसा है। तो उसके लिए आपको आज से एफर्ट करने पड़ेंगे। आज की छोटी छोटी सेविंग्स, आज का छोटा छोटा फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट जो है वो आपको फ्यूचर में दिखाई देगा। ठीक है, और सेम चीज़ होती है पढ़ाई के लिए भी। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रैक्टिस एक्सरसाइज फॉर एसएससी सीजीएल मेंस। तो अभी आपको पता है कि कावेरी डिस्प्यूट बहुत ज़्यादा चल रहा है। तमिलनाडु और कर्नाटका, ये दो स्टेट्स हैं जिनके बीच में कावेरी के पानी के लिए काफ़ी लंबे समय से लड़ाई चल रही है। और क्या होता है कि जब बारिशें कम होती हैं उस टाइम पे स्वाभाविक है, बिकॉज उनके पास इतना पानी नहीं होगा रिजर्वर में, बट लोगों की डिमांड तो है, जो तमिलनाडु के स्टेट के जो लोग हैं उनको तो चाहिए। तो उसी के ऊपर आज का आर्टिकल है। इन डिक्लाइनिंग टू इंटरफेयर विद द ऑर्डर ऑफ कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी, बोल रहे हैं कि एक ऑर्डर पास किया जिसमें उन्होंने बोला कि हम इंटरफेयर नहीं करेंगे, हम मना करते हैं इंटरफेयर करने से। किस चीज़ के? कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो है उसके ऑर्डर के साथ में इंटरफेयर करने से मना करते हुए डायरेक्टिंग कर्नाटका टू रिलीज 5,000 क्यूबिक फीट ऑफ वाटर पर सेकेंड। और डिक्लाइन करते हुए क्या बोला उनने कि भाई जो इनका कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी का जो डिसीजन था कि भाई उनको 5,000 क्यूबिक फीट ऑफ वाटर पर सेकेंड छोड़ना है तमिलनाडु को अंटिल 27 सितंबर, द सुप्रीम कोर्ट हैज राइटली चोजन टू डिफर टू द विजडम ऑफ एन एक्सपर्ट बॉडी दैट इज बेटर प्लेस टू अपोर्शन द अवेलेबल वाटर इन द रेनफॉल डेफिसिट एरिया। तो बोल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, बहुत ही सही तरीके से सही फैसला लेते हुए उन्होंने कहा है, उन्हें टाल दिया है। किस चीज़ को टाल दिया है? जो एक्सपर्ट्स कमेटी बनाई गई थी, एक्सपर्ट बॉडी है, उसने जो सुझाव दिया, उसने जो बुद्धिमत्ता दिखाई, क्या? दैट इज बेटर प्लेस्ड, जिसको कि अपोर्शन में वितरण करने में एकदम सही चुना गया, द अवेलेबल वाटर इन रेनफॉल डेफिसिट ईयर। क्योंकि अभी पानी की कमी है ना, पानी कम, इस बार बारिशें कम हुई हैं, तो भाई जितना पानी है उसी को आपको मिल बांट के बरतना है, ये उनने सुझाव दिया। कर्नाटका हैड अप्रोच द एपेक्स कोर्ट अगेंस्ट द ऑर्डर। कर्नाटका ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी इस ऑर्डर के अगेंस्ट में, contending that it was suffering from a shortfall of over 53% in inflows to its reservoirs this year। और उन्होंने क्या तर्क दिया था वहाँ पे, क्या उन्होंने स्टेटमेंट दिया था? उन्होंने ये तर्क दिया था कि भाई इस साल हमारे पास 53% इनफ्लो की कमी है, यानी कि हमारे रिजर्वोयर में जो पानी आता है ट्रिब्यूटरी से, स्ट्रीम से, बरसातों का पानी पहाड़ी इलाकों से जो आता है उसमें 53% की कमी आई है, यानी कि हमारे रिजर्वोयर में 53% की कमी है। ठीक है, फॉलोइंग अ वीक साउथ वेस्ट मानसून। और क्यों हुई है ये कमी? क्योंकि साउथ वेस्ट मानसून बहुत कमज़ोर रहा इस साल, एंड वॉज नॉट इन अ पोजिशन टू रिलीज 5,000 क्यूसेक फॉर 15 मोर डेज। और अब कर्नाटका के पास में, उनके रिजर्वर में ये स्थिति नहीं है कि आने वाले 15 दिनों के लिए वो 5,000 क्यूसेक पानी छोड़े, यानी कि पर सेकेंड 5,000 क्यूबिक फीट पानी छोड़ना पॉसिबल नहीं है, बिकॉज रिजर्वर में इतना पानी है ही नहीं। ये उनका तर्क है। ठीक है, टू इट्स क्रेडिट the upper riparian state has been complying with the CWMA's order amid pressure and protest from some political parties and organization। बोल रहे हैं उनके लिए एक अच्छी जो बात है, टू इट्स क्रेडिट मतलब उनकी जो तारीफ करने योग्य जो बात है वो ये है कि अपर रिपेरियन मतलब होता है नदी के किनारे के संबंधी, तो जो ऊंचे तटवर्तीय इलाका, नदी का जो ऊंचा वाला इलाका है यानी कर्नाटका है, उसी की बात की जा रही है, क्योंकि उसी ने पानी छोड़ा तमिलनाडु को, यानी कि तमिलनाडु निचली साइड है, कर्नाटका
ऊपर की साइड है, ठीक है। तो बोल रहे हैं जो ऊपर वाला इलाका वाला स्टेट है यानी कि कर्नाटका है, उसके तारीफ करने वाली बात ये है कि वो अभी तक टिल द टाइम उनके ऊपर हालांकि बहुत ज़्यादा प्रेशर था, बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हो रहे थे कई पॉलिटिकल पार्टीज और ऑर्गेनाइजेशंस के, फिर भी उन्होंने अभी तक CWMAs के ऑर्डर्स का पालन किया है। दैट मीन्स उन्होंने 5000 क्यूसेक पानी छोड़ा है अभी तक। बट अब उनको आगे परेशानी हो रही है बिकॉज अब पानी शायद इतना नहीं बचा होगा। तो बोल रहे कि ये हम उनको एक बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकते हैं, उनकी तारीफ इस चीज़ की करनी चाहिए कि अभी तक तो उन्होंने पालन किया है। Earlier, Tamil Nadu had approached the court in mid-August to seek directions for water release from Karnataka's reservoir so that the quantum stipulated for it for the second half of August and the whole of September could be released. बोल रहे हैं इससे पहले तमिलनाडु कोर्ट गया था। कब गया था कोर्ट? मिड अगस्त में। और क्यों गया था मिड अगस्त में कोर्ट? ताकि वो उनसे डायरेक्शंस दिलवा सके, यानी कि कोर्ट ऑर्डर पास करवा सके। किस चीज़ के रिलेटेड? कि भाई जो उनका पानी क्या मात्रा है, जो स्पष्ट रूप से डिक्लेयर्ड अमाउंट है सेकेंड हाफ, अगस्त के सेकेंड हाफ और पूरे सितंबर के लिए, वो उनको मिल सके, ठीक है। द कोर्ट हैड देन सॉट अ रिपोर्ट फ्रॉम CWMA। कोर्ट ने उस टाइम CWMA से रिपोर्ट मांगी विच हैज स्पेल्ड आउट द एक्सटेंट ऑफ द डिस्ट्रेस दिस ईयर। और इस रिपोर्ट में बताया गया कि कितना नुकसान हुआ है, कितनी कमी आई है, कितना डिस्टर्बेंस हुआ है इस साल बारिश कम होने की वजह से। The 15-day period for which the current CWMA order is applicable ends on September 27। तो बोल रहे हैं अभी जो 15 दिन का पीरियड है जिसके लिए करंट जो CWMA का ऑर्डर है वो ख़त्म होने वाला है, यानी कि 27 सितंबर तक ये ऑर्डर ख़त्म होने वाला है। And the authorities assisting body, the कावेरी वाटर रेगुलेशन कमिटी, और बोल रहे ये जो CWMA है इसको जो असिस्ट कर रही है एक बॉडी जिसका नाम है कावेरी वाटर रेगुलेशन कमिटी, इज शेड्यूल्ड टू मीट ऑन September 26 टू कंसिडर द सिचुएशन एफ्रेश। और इन्होंने दोबारा से 26 सितंबर को मिलना था, 27 को देखो एंड होने वाला था, उससे एक दिन पहले 26 को इन्हें दोबारा से मिलना था कि करंट जो स्थिति है उसके बारे में जायज़ा लेके कुछ नया डिस्कशन कर सकें, नया फैसले पर पहुंच सकें, ठीक है। The dispute has suffered after a few years, once again highlighting the fact that the parties need a regular formula to share the shortfall and distress in years when monsoon fails। और ये जो डिस्प्यूट है ये दोबारा बहुत सालों बाद, कुछ सालों बाद उभर कर आया है दोबारा, और फिर से ये इस बात को हाईलाइट करता है, इस बात के ऊपर जोर देता है कि दोनों पार्टीज कर्नाटका और तमिलनाडु को एक कोई परमानेंट सोल्यूशन लेकर आना पड़ेगा, ठीक है। रेगुलर फॉर्मूला मतलब परमानेंट सोल्यूशन लेकर आना पड़ेगा जिसके तहत अगर कभी कमी भी हो जाती है पानी में, बरसातों में कमी हो जाती है, बारिशें नहीं हो पाती, प्रॉपर डिस्ट्रेस होता है किसी साल में, मानसून में कमी आती है, तो क्या करना चाहिए, किस तरीके से इस समस्या से निपटना चाहिए। क्योंकि जिस साल में तो बारिश अच्छी होएगी तो उस साल में तो कर्नाटक को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है ना पानी देने में, उनके तो रिजर्वर्स भर भर के जाएंगे, ओवरफ्लो हो रहे होंगे, तो वो तो नेचुरली प्रवाह हो रहा होगा। लेकिन जिस साल में बारिश कम होगी प्रॉब्लम तो उस साल में आएगी, डिस्प्यूट तो उस साल में होएगा, बिकॉज ऐसा तो पॉसिबल है नहीं कि ऊपर पहाड़ियों में ऊपर बारिश होती जा रही है और नीचे हमने रिजर्वर में पानी भर चुका है और फिर और कैसे रोक लेंगे, रिजर्वर की हाइट थोड़ी बढ़ाने वाले, तो वो तो पानी ओवरफ्लो होके जाएगा ही जाएगा। और ओवरफ्लो होके नहीं भी जाए तो उसकी लिमिट से, रिजर्वोयर की लिमिट से ज़्यादा तो वो नहीं कर सकते ना स्टोर, तो उस टाइम पे तो कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। लेकिन प्रॉब्लम ज़्यादा कब आएगी? जब बारिश में कमी होगी। In years of abundance, there is little difficulty in Karnataka releasing the water in compliance with the final award of the Kaveri Water Disputes Tribunal। बोल रहे हैं कि जिन सालों में बारिश भरपूर मात्रा में होती है, abundance में होती है, उस सालों में तो कर्नाटका को भी बहुत कम परेशानी होती है, मतलब कोई डिफ़िकल्टी नहीं होती उनको कि वो ये जो कावेरी वाटर डिस्प्यूट्स ट्रिब्यूनल द्वारा जो एक फैसला जारी किया गया था उसके तहत पानी छोड़ने में तो उनको भी कोई परेशानी नहीं है। एज मॉडिफाइड बाय द सुप्रीम कोर्ट इन 2018, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में मॉडिफाई किया था। इट इज़ वेल नोन दैट मच ऑफ दिस रिलीज इज द नेचुरल डाउनस्ट्रीम फ्लो ऑफ वाटर ड्यूरिंग हैवी रेनफॉल फ्रॉम ब्रिमिंग रिजर्वोयर। बोल रहे हैं कि ये
सबको पता है कि इसमें से जब बारिशें ज़्यादा हो रही हैं तो वही बात स्थिति कि जब रिजर्वोयर की एक्चुअल हाइट से भी ऊपर पानी पहुंच रहा है या फिर उनकी जो कैपेसिटी है उससे ज़्यादा पानी हो रहा है, तो वो तो नेचुरली फ्लो करके जाएगा ना निचले इलाकों में, बिकॉज वो हाइट पर है तो ऑटोमेटिक जाएगा। और ब्रिमिंग रिजर्वोयर मतलब खचाखच भरे हुए जो रिजर्वोयर्स हैं उनसे तो वो नेचुरली जा रहा है। It is only during deficit years that the states involved feel that the court will pass favorable orders even if CWMA does not. केवल उन्हीं सालों में जिसमें कमी होती है बारिश में, उन्हीं सालों में इन स्टेट्स को ज़रूरत पड़ती है कि कोर्ट के पास जाएं इस उम्मीद में कि कोर्ट कोई अच्छा फेवरेबल फैसला सुना दे जो कि CWMA नहीं कर पाया। This kind of yearly adjudication and seasonal litigation should not become norm। बोल रहे हैं इस तरीके का जो साल दर साल मतलब साल में एक बार होने वाला फैसला या फिर लिटिगेशन, आरोप प्रत्यारोप, कानूनी दावपेच जो है वो नॉर्मलाइज नहीं होने चाहिए, वो एक हमारी आदत नहीं बनना चाहिए। ठीक है, यानी कि हमें एक फैसला ऐसा लेकर आना चाहिए जिससे दोनों मसले, जिस टाइम पे बारिश ज़्यादा हो रही है उस टाइम पे तो कोई परेशानी नहीं, पर बारिश कम हो रही है तो एक जनरलाइज्ड एक रूल बना दिया जाए कि बारिश कम हो रही है तो 5000 क्यूसेक की बजाय 3000 क्यूसेक करेंगे, 4000 क्यूसेक करेंगे, क्या मतलब जो भी उनका सिनेरियो हो उस तरीके का। ठीक है, लेकिन एक परमानेंट फैसला हो जाए जिससे बार बार साल दर साल सरकारों को इस चीज़ में बहस ना करनी पड़े। आज सपोज करो कहीं पे कर्नाटका में ABC पार्टी है रूलिंग में, कल को DCE पार्टी भी हो सकती है रूलिंग में, तो क्या ये DCE पार्टी दोबारा कोर्ट जाएगी? ABC ही पार्टी ऐसा एक नियम ले आए लेजिस्लेटिवली या फिर कोर्ट के ज़रिए जिससे कि हर साल अगर बारिश में किसी भी साल कमी हो रही है तो एक जनरलाइज्ड फैसला वही उसी के तहत हम काम करेंगे। ठीक है, बार बार ये कोर्ट केसेस और ये पचड़े ना पड़े, इस चक्कर में एक हमें जनरलाइज्ड रेगुलर फॉर्मूला लेकर आने की ज़रूरत है। The CWMA should utilize the opportunity to come up with a permanent formula on how to assess deficit in a given year। बोल रहे हैं कि CWMA को इस मौके को यूटिलाइज करना चाहिए, इसको पूरा भरपूर भुनाना चाहिए, किस तरीके से, ताकि वो एक परमानेंट सोल्यूशन लेकर आए उन सालों के लिए जिनमें बरसात में कमी होती है, पानी की कमी हमें देखनी पड़े, उन सालों के लिए एक परमानेंट सोल्यूशन CWMA लेकर आए। Even on the manner of assessment of deficit, the two states have divergent views। बोल रहे हैं इतनी इन दोनों स्टेट्स में मतभेद है कि किस तरीके से हम बारिश की कमी को नाप रहे हैं, कितना कमी हुई है, पानी में कमी है नहीं है, इस चीज़ को नापने का भी दोनों स्टेट्स का जो नज़रिया है, व्यूज़ हैं, वो डिफरेंट है एक दूसरे से। इट इज़ नाउ अप टू CWMA एंड द CWRC इन गैदरिंग डेटा ऑन रेनफॉल। तो अब सारा का सारा दारोमदार जो है CWMA और CWRC के ऊपर है कि वो कैसे डेटा निकालते हैं, किस तरीके से डेटा कलेक्ट करते हैं, इनफ्लोज एंड स्टोरेज टू evolve an acceptable formula to apportion the shortfall in the equitable way। बोल रहे हैं कि अब ये सारा का सारा दारोमदार किसके ऊपर है, इन CWMA और CWRC के ऊपर है कि वो फाइनली कुछ तरीका निकाले जिससे कि वो डेटा, रेनफॉल का डेटा, इनफ्लोज का डेटा, स्टोरेज का डेटा, इन सब चीज़ों को कलेक्ट करे, या फिर स्टोरेज कैपेसिटी हमें और बढ़ाने की ज़रूरत है, या फिर नया स्टोरेज कुछ सिस्टम बनाने की ज़रूरत है, जो कि टू इवॉल्व एन एक्सेप्टेबल फार्मूला, जो कि दोनों ही स्टेट्स को एक्सेप्टेबल हो, ऐसा फार्मूला हो, टू अपॉर्शन, किस चीज़ के लिए, वितरण करने के लिए, पानी की कमी होने की वजह से जो वितरण है वो अच्छे से इक्विटेबल तरीके से हो पाए, इसका कुछ एक्सेप्टेबल फार्मूला लेकर आए जो दोनों स्टेट्स को मान्य हो। It is inevitable that neither state will be satisfied with the quantum of release order by CWMA। बोल रहे ये तो कभी हो ही नहीं सकता ना, ये तो बिल्कुल ज़रूरी है, एकदम अनिवार्य चीज़ है कि दोनों में से कोई ना कोई स्टेट तो होएगा जो अनसेटिस्फाइड रहेगा, है ना, उनके फैसले से खुश नहीं होगा, ये तो लाजमी सी बात है। बट इट इज़ एट दिस पॉइंट दैट पॉलिटिक्स शुड यील्ड टू डोमेन एक्सपर्टीज। और पर ये पॉइंट होता है जहाँ पे पॉलिटिक्स को हमें पॉलिटिक्स के क्षेत्र की हमें एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत पड़ती है, उनको उत्पन्न करना पड़ता है। यानी कि हम पॉलिटिक्स करते हैं ऐसे गैर ज़रूरी मसलों पे जिन पे करने की ज़रूरत नहीं है। ये मुद्दा है कि दोनों स्टेट्स मानेंगे नहीं,
दोनों में से कोई भी एक स्टेट बोलेगा कि भाई हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई है, बट यही तो मसला है, यहीं पे तो पॉलिटिक्स का इस्तेमाल करना चाहिए कि हमें किसी भी तरीके से कन्विंस करना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये होता है हमारा पैसेज एंड। पैसेज पढ़ने से पहले टेलीग्राम चैनल पे जाके पीडीएफ डाउनलोड करो और सारी की सारी वोकैब पढ़ो, उसके बाद यहाँ पे समझो, तभी तुम्हारा फ़ायदा होगा, अदरवाइज़ फ़ायदा नहीं होगा। जब तक आप खुद से वोकैब नहीं पढ़ेंगे, कोई भी टीचर आके आपको कितना भी पढ़ा दे, आपको नहीं समझ में आएगा, क्योंकि वोकैब याद आपको ही करनी पड़ेगी। और 3-4 बाद 5-6 दिन बाद आपको लगेगा कि आपके वोकैब के काफ़ी सारे वर्ड्स जो है वो रिपीट होना शुरू हो गए। आपको हर एक वर्ड को लिख लिख के याद करने की ज़रूरत नहीं है। दिन में 1-2 बार उस पेज को गो थ्रू कर लो, अपने फ़ोन में डाउनलोड कर लो, लैपटॉप में डाउनलोड कर लो, 2-3 बार गो थ्रू कर लो, बस इतना ही करना ज़रूरी है, ठीक है। कुछ टाइम बाद वर्ड्स रिपीट होने लग जाते हैं, दैट इज़ द बेस्ट वे जिससे आप ये याद कर सकते हैं वो कैब। उसके बाद पैसेज समझो। अब चलते हैं हम क्वेश्चंस की तरफ। व्हाट इज़ द टोन ऑफ सेकेंड पैराग्राफ? तो सेकेंड पैराग्राफ कौन सा था? ये रहा सेकंड पैसेज। तो सेकंड पैसेज में बोला जा रहा है कि जहाँ पे तो अबंडेंस हो वहाँ पे तो कोई परेशानी नहीं है, बट कमी हो तब डिस्प्यूट होता है। और फिर ये ज़रूरी नहीं है कि हर बार हम स्टेट्स जो है वो सरकारें जो हैं वो कोर्ट के पास जाएं फैसला सुनाने के लिए कि हमारे पक्ष में शायद फैसला आ जाए, जो कि उनके अनुसार CWMA नहीं कर पाया, ठीक है। तो यहाँ पे क्रिटिकल एक टोन है पैसेज की, ठीक है। चलिए, तो ऑप्टिमिस्टिक नहीं है, पेसिमिस्टिक नहीं है, न्यूट्रल नहीं है, क्रिटिकल है। ऑप्शन डी क्रिटिकल इज करेक्ट। Based on the provided passage, which of the following would be an appropriate title? The historical rivalry of Karnataka and Tamil Nadu. तो हमने इन दोनों स्टेट्स के बीच की राइवलरी के बारे में बात नहीं करी है, बट एक कावेरी के ऊपर डिस्प्यूट है इन दोनों स्टेट्स के बीच में, और वो भी तब नहीं जब बारिश ज़्यादा हो, अबांडेंस में हो, तब कोई डिस्प्यूट नहीं है। डिस्प्यूट तब है जब मॉनसून में कमी हो, बारिश में कमी हो, पानी में कमी हो, ठीक है। तो कोई राइवलरी का एक एंगल हमने नहीं देखा है, बट एक छोटा सा डिस्प्यूट है, मतभेद है, परिवार के 2 बर्तन है, खड़कते तो हैं ही, ठीक है। द इफेक्ट्स ऑफ अ वीक मानसून ऑन कर्नाटकाज रिजर्वर, कि कर्नाटका के रिजर्वर्स के ऊपर वीक मानसून का क्या प्रभाव होएगा, तो वो भी चर्चा का विषय नहीं है। चर्चा का विषय कर्नाटका और तमिलनाडु के रिश्तों के बीच में जो प्रभाव होएगा कावेरी के पानी का, वो है द कावेरी वाटर डिस्प्यूट, अ कॉल फॉर परमानेंट सोल्यूशन। ऑप्शन सी इज करेक्ट, कि अब हमें ज़रूरत है एक परमानेंट सोल्यूशन की, ठीक है। What is the most appropriate theme of the passage? The power of political parties in water management, कि political parties का क्या power है water management में, तो वही तो देखने नहीं मिल रहा, political power ही तो देखने नहीं मिल रहा। water management है तो पार्टी समझदारी दिखाती और politically इस मसले को हल करती, कोर्ट के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। The complexities of managing natural resources, कि हमें कितनी ज़्यादा ज़रूरत है अपने नेचुरल रिसोर्सेज को मैनेज करने की, और क्या क्या उसमें कॉम्प्लेक्सिटीज़ आती हैं। सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। कॉम्प्लेक्सिटीज़ जो है हमने वही डिस्कस करी हैं। Why did Karnataka approach the Supreme Court against the order of the Kaveri Water Management Authority? कर्नाटका क्यों गया सुप्रीम कोर्ट CWMA के खिलाफ? क्योंकि कर्नाटका बोल रहा है कि भाई हमारे पास 53% बारिश में कमी आई है, हमारे पास इनफ्लोस कम है, तो हम पर सेकेंड 5000 क्यूसेक जो पानी छोड़ने की जो लिमिट है हम वो पूरी नहीं कर सकते। कर्नाटका वांटेड टू रिलीज मोर देन 5000 क्यूसेक ऑफ वाटर टू तमिलनाडु, तो भाई ज़्यादा मिले तो कोई आपत्ति नहीं जताता, ठीक है ना। ज़्यादा मिले तो कोई भी वहाँ पे कोर्ट नहीं जाएगा कि मुझे ज़्यादा दिया जा रहा है, मैं नहीं चाहता इतना दे, ऐसा कोई भी हरिश्चंद्र नहीं है यहाँ पे, ठीक है। Karnataka was facing a shortfall of over 53% in inflows to its reservoirs due to a weak southwest monsoon. बोल रहे हैं कर्नाटका जो है वो एक शॉर्टफॉल झेल रहा है, कितना? ओवर 53% इन इनफ्लोज टू इट्स रिजर्वर्स ड्यू टू वीक साउथ वेस्ट मानसून। ऑप्शन बी करेक्ट है, बिल्कुल यही कारण है, उन्होंने यही तर्क दिया सुप्रीम कोर्ट में, तो वो 5000 क्यूसेक पानी छोड़ने के लिए असमर्थ है।
वाई शुड द कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी डेवलप अ परमानेंट फॉर्मूला रिगार्डिंग वाटर शेयरिंग? क्योंकि बार बार आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे एक ही मसले को लेके। सुप्रीम कोर्ट यार इतने वेले थोड़ी हैं, इतने सारे केसेस इंडिया में पेंडिंग पड़े हैं सुप्रीम कोर्ट जिनके ऊपर नज़र रखे हुए, जिनको उनको डील करना है। तो एक ही मसले के लिए अब साल दर साल सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटकाएंगे, तो दैट इज़ नॉट एन सस्टेनेबल वे ऑफ वर्किंग, राइट? तो आपको क्या करना है, आपको एक परमानेंट सोल्यूशन लेकर आना है कि जिस साल तो पानी ज़्यादा है उस साल तो कोई चिंता नहीं है, बट जिस साल कम है उस साल हम कैसे मैनेज करेंगे, ठीक है? तभी तो पॉलिटिकल पार्टी स्टेट वाइज बनाई गई हैं भाई। हर एक चीज़ को अगर सुप्रीम कोर्ट ने देखना है तो फिर पॉलिटिकल पार्टीज क्या कर रही हैं और क्या उनका काम है? नहीं है ना कुछ भी काम। फिर हमने कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी क्यों बनाई? उसको बनाने का क्या काम है? अगर सुप्रीम कोर्ट ने ही हर साल इनके फैसले उन्होंने ही लेने हैं तो नहीं है ना कुछ भी फायदा फिर। तो इसीलिए उनको परमानेंट फॉर्मूला लाने की जरूरत है। टू इंश्योर दैट कर्नाटका ऑलवेज रिलीजेस मोर वाटर टू तमिलनाडु, ऐसा नहीं है। टू प्रिवेंट सीजनल लिटिगेशन एंड ईयरली एडजुडिकेशन इन डिफिशिट एरियाज, ऑप्शन बी इज करेक्ट। Identify the sentence that correctly uses the indefinite article. तो she purchased a apple. Apple के साथ में ए की साउंड आ रही है ना, AEIOU वॉवल साउंड्स, ठीक है? तो ए के साथ में ए नहीं होता, एन होता है, तो ये तो इनकरेक्ट हो गया। She purchased an apple in the market with me, बी करेक्ट है। She purchased apple in the market, एप्पल अकेला नहीं आएगा। She purchased a apple in the market with me, अगेन इनकरेक्ट, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। शी इज बिल्डिंग अ न्यू हाउस, वो अपना नया घर बना रही है, तो घर बन रहा है, अभी बना नहीं है, ठीक है? तो शी क्या है, सब्जेक्ट चला जाएगा पीछे। न्यू हाउस क्या है, अ न्यू हाउस, ये है ऑब्जेक्ट, ये चला जाएगा आगे। और बिल्डिंग, इज बिल्डिंग, ये क्या है, वर्ब है हमारा, तो अब वो बन रहा है घर, ठीक है? तो अ न्यू हाउस इज बीइंग बिल्ट बाय हर, ऑप्शन ए इज करेक्ट। The company was engaged in spurious trade practices. Spurious मतलब होता है जाली, नकली, फर्जी। Effective मतलब बहुत ही कारगर। Fraudulent मतलब होता है धोखाधड़ी वाला, यानी कि एक तरह से spurious का ही सिनोनिम है। Spacious मतलब जिसमें काफ़ी ज़्यादा जगह हो, काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो, ठीक है? और trendy मतलब फैशनेबल। तो यहाँ पे हमें सिनोनिम बताना है, तो सिनोनिम spurious का क्या होगा, fraudulent, ऑप्शन बी इज करेक्ट। इंट्रिग्विंग का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा रोमांचित करने वाला और रोचक, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग, ठीक है? ग्लोरीफाइंग मतलब किसी की बहुत ज़्यादा प्रेज करना, बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के किसी को गीत गाना। रैविशिंग मतलब होता है बहुत ज़्यादा मोहक। स्टनिंग मतलब बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल, अट्रैक्टिव। और इंटरेस्टिंग मतलब कि दिलचस्प। तो यहाँ पे इंट्रिग्विंग और इंटरेस्टिंग सिनोनिम्स है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। सजनी हैड इंटरफेयर इन दिस मैटर, तो हैड आ रहा है तो साथ में क्या आएगा, सजनी हैड इंटरफेयर्ड, मतलब पास्ट की बात है ना, उसने इंटरफेयर किया था इस मसले पे, तो सजनी हैड इंटरफेयर्ड, ऑप्शन बी पार्ट में, मतलब ये सेकेंड वाले पार्ट में, इंटरफेयर इन वाले पार्ट में एरर है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। Today, the world has become a much smaller place thanks to the adventures and miracles of science. बोल रहे हैं आज दुनिया बहुत छोटी हो गई है और शुक्र है ये सब कुछ किसको, इसका श्रेय किसको जाता है, एडवेंचर्स, यानी कि नई नई चीज़ें करने का जो एडवेंचर है और मिरेकल है साइंस का, उसको जाता है सारा श्रेय। वी आर स्लोली रियलाइजिंग दैट द वर्ल्ड इज अ सिंगल कोऑपरेटिव ग्रुप। बोल रहे हैं हम धीरे धीरे ये समझ पा रहे हैं, इस हकीकत से वाकिफ हो रहे हैं कि ये जो पूरी दुनिया है ये एक ही कोऑपरेटिव ग्रुप है, एक साथ चलने वाला ग्रुप है, ठीक है? अभी देखा यूक्रेन रशिया वॉर हुआ, पूरी दुनिया की इकोनॉमी ठप पड़ गई, बैंक गिरा, बैंक बंद हुआ यूएसए में, हिंदुस्तान तक उसकी लपेटें पहुंच गई, ठीक है? लपटें पहुंच गई। तो ये क्या है, हम एक ही दुनिया है, सिंगल कोऑपरेटिव वर्ल्ड है। यहाँ पे आप ये समझ लो कि हम पूरी दुनिया जो है वो मिनी इंडिया है, अलग अलग देश जो है यहाँ पे अलग अलग स्टेट्स की तरह हैं, जैसे कि हिंदुस्तान में अलग अलग स्टेट्स हैं, हम दिल्ली में हर एक तरह के लोगों को देखते हैं, पंजाबी, मद्रासी, बंगाली, गुजराती, मणिपुरी, मिजोरमी,
हर स्टेट के वहाँ पे लोग हैं, ठीक है। वैसे ही ये दुनिया हमारा घर है, हम अलग अलग देशों से यहाँ पे बसे हुए हैं, बस और कुछ नहीं है। तो हम एक कोऑपरेटिव, सिंगल कोऑपरेटिव ग्रुप है। Other religions have become forces with which we have to reckon, and we are seeking for ways and means by which we can live together in peace and harmony। बोल रहे हैं दूसरे भी धर्म हैं जो कि अब बहुत ही विकसित हो गए, बहुत ही प्रभावशाली हो गए हैं, ठीक है। उनका भी एक दबदबा है, तो जिनको हमें भी मानना पड़ेगा, ठीक है। और इसीलिए अब हम क्या कर रहे हैं, हम ऐसे तरीके इख्तियार कर रहे हैं जिनसे हम एक साथ पीसफुली हार्मनी में इन बाकी धर्मों के साथ रह सकें। मिंगलिंग ऑफ पॉपुलेशन इज ब्रिंगिंग अबाउट इंटरचेंज ऑफ थॉट्स। एक साथ जो पॉपुलेशन इकट्ठे हो रहे हैं, अब हिंदुस्तान के कई सारे लोग यूएसए जाके बस रहे हैं, कनाडा जा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, तो इससे क्या है, हमारे विचारों का आदान प्रदान हो रहा है, इंटरचेंज हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है विचारों का। फॉरेन नेशंस हैव बिकम आवर नेक्स्ट डोर नेबर्स। अब फॉरेन नेशंस ऐसे हो गए जैसे हम अपने पड़ोसी का दरवाजा खड़काते हैं ना, भाभी जी चीनी खत्म हो गई है, दे देना, आंटी मम्मी ने बोला है थोड़ा नमक खत्म हो गया, दे दो प्लीज, कल दे देंगे, है ना, शाम को पापा आएंगे लो लौटा देंगे। तो वैसे ही ये हमारे नेबर्स अब हमारे लिए हो गए हैं। आपने कोरोना टाइम पे देखा ही होगा कितने ज्यादा पैमाने पे कितने सारे देशों की मदद की गई, एक दूसरे का सपोर्ट किया गया। उसके बाद में अभी भी जब वीट और राइस और इन सब चीजों के क्राइसिस चल रहे हैं तो कैसे हम लोग सपोर्ट करने आगे आ रहे हैं। बट हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि अपना नुकसान कर लो। अब आंटी के पास में एक कटोरी नमक ना हो, वो आपको पकड़ा दे, हो ही उनके पास एक कटोरी, वो आपको एक कटोरी पकड़ा दे, तो वो खुद क्या बनाएंगे, राइट। तो पहले खुद फिर सबको देखना है। इस तरीके से हम हेल्पिंग हैंड भी रख रहे हैं, तो वो हमारे एक पड़ोसी की तरह हो गया फॉरेन कंट्रीज। We cannot have religious unity and peace so long as we assert that we are in possession of the light and all others are groping in the darkness। बोल रहे हैं धार्मिक एकता और धार्मिक शांति तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक हम अपने आप को सुपीरियर मानना ना छोड़ दें, जब तक हम ये ना समझें कि हम ज्ञानी हैं और बाकी सारे अंधकार में डूबे हुए हैं, हमें उनको ज्ञान देना। होते ना कुछ लोग जो बताने लगे पड़ते हैं कि सुबह उठ के ये करो वो करो, या फिर हमारा तुम धर्म को नहीं मानते, तुम तो नास्तिक हो, तुम ऐसे हो वैसे हो। ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कुछ स्टेटमेंट्स हैं जो रिलीजन को लेकर आ रहे हैं, ठीक है, और कुछ स्टेटमेंट्स हैं जो कि सिंपल हमारी यूनिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जब हम बात कर रहे हैं कि दुनिया जो है एक छोटा सा स्मॉलर प्लेस हो गई है साइंस की वजह से, तो इससे जुड़ता हुआ फर्स्ट वर्ड क्या आता है, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, फॉरेन कंट्रीज अब हमारे पड़ोसी की तरह हो गए, नेक्स्ट डोर नेबर की तरह हो गए, ठीक है। ये फर्स्ट हो गया। फिर उसके बाद क्या हुआ कि पॉपुलेशन जो है वो मिंगल कर रही है, एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं, एक दूसरे में एक्यूमुलेट हो रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है कि विचारों का आदान प्रदान हो रहा है, ठीक है। ये हो गया सेकंड। अब इन्हीं विचारों के आदान प्रदान के साथ में बात आती है कि हमें धीरे धीरे ये एहसास हो रहा है कि हम एक कोऑपरेटिव ग्रुप है, ठीक है। ये हो गया थर्ड। और फाइनल हो गया रिलीजन वाला, क्योंकि जो S6 है यहाँ पे हमने रिलीजियस यूनिटी की बात करी है, तो यानी कि जो Q स्टेटमेंट है वो जस्ट इससे पहले आएगा, ठीक है। तो हमारा अरेंजमेंट क्या बन रहा है, SR P और Q, SR P Q, ऑप्शन ए इज करेक्ट। यही है ना SR P Q, हाँ ऑप्शन ए इज करेक्ट। We were on our way to the 40वां ceremony and commemoration of my late, अब लेट आगे गायब है, यानी कि स्टेटमेंट इनकम्प्लीट है। बोल रहे हैं हम रास्ते में ही थे, कहाँ के लिए, जब हम जा रहे थे 40वां सेरेमनी करने के लिए, ठीक है। और कमेमोरेशन, कमेमोरेशन क्या होता है, किसी की याद में उसकी तारीफ करते हुए, उनको श्रद्धांजलि देते हुए कुछ करना, ठीक है, कोई एक तरीके का रिचुअल करना। ऑफ माई लेट, अब लेट आगे कुछ ब्लैंक है। एज वी ड्रोव फ्रॉम गाजीपुर रेलवे स्टेशन टू आवर विलेज इन ईस्ट उत्तर प्रदेश लास्ट वीकेंड, I noticed that the mango trees that line the highway have lightened up with fresh yellow green flowers। बोल रहे हैं जैसे ही हम गाजीपुर रेलवे स्टेशन से अपने गांव को जा रहे थे, जो कि कहाँ है, ईस्ट उत्तर प्रदेश में, और कब जा रहे थे, लास्ट वीकेंड, पिछले हफ्ते के अंत में जा रहे थे, तो मैंने नोटिस करा कि सड़क के किनारे, जो हाईवे पे सड़क के किनारे जो आम के पेड़ थे, उनके ऊपर अब हल्के येलो ग्रीन कलर के फ्लावर्स थे, ठीक है। तो जिसका मतलब ये क्या हुआ कि फूल आ गए हैं, अंकुर आ गया है, यानी कि अब आम का सीजन आने वाला है।
a sign that winter is handing over the baton to spring and soon it will be mango season in North India, जो कि क्या है, एक सिंबल है। अब इन्होंने वो जो लाइट येलो ग्रीन कलर के फ्लावर्स है ना, उनको एक बैटन की रोशनी के साथ में कंपेयर करा है। बोलते हैं ना उपमा या फिर वो मेटाफर यूज़ करा है, बैटन की रोशनी। बैटन क्या होता है, वो जो मशाल होती है ना, मशाल की जो रोशनी होती है उसके साथ में कंपेयर करा है कि वो सिंपल सा एक उदाहरण है। ये दर्शाता है कि अब विंटर्स जा रही हैं, उन्होंने अब भागीदारी जो है स्प्रिंग के ऊपर छोड़ दी है, स्प्रिंग के हाथों में सारा जिम्मा छोड़ दिया है और अब कुछ ही समय में मैंगो सीजन नॉर्थ इंडिया में हमें देखने मिलेगा। माई डॉटर, माई पेरेंट्स एंड माई ब्रदर वर ट्रैवलिंग विद मी, मेरे साथ मेरी बेटियाँ, मेरे पेरेंट्स और मेरा भाई ट्रैवल कर रहे थे। फादर इन लॉज लेगेसी, अब हमने बात करी लेट कमेमोरेशन। कमेमोरेशन मतलब एक तरह से श्रद्धांजलि है ना, आप उनको याद कर रहे हैं, श्रद्धांजलि दे रहे हैं। तो किसको दे रहे हैं, उनकी लेगेसी। लेगेसी मतलब उनका जो एक लंबा चौड़ा उन्होंने जो काम किया था, इतना पीछे छोड़ गए हैं, अपने लेगेसी छोड़ गए हैं, एक विजडम छोड़ गए हैं, उनके बारे में बात करें तो किसका, यानी कि लेट कौन है, लेट फादर इन लॉ, यानी कि पी के बाद में एस स्टेटमेंट होगा। ठीक है, तो इससे हमारे कुछ चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। देखो यहाँ पे एस पहले आ रहा है, पी बाद में आ रहा है, ये इनकरेक्ट है। एस पहले पी बाद में इनकरेक्ट है, एस पहले पी बाद में इनकरेक्ट है। लो हमारा ऑप्शन आ गया, एक ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, तो पी के बाद में एस आएगा। उसके बाद में फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा आता है क्यू स्टेटमेंट, जहाँ पे बात करी जाती है कि जब हम गाजीपुर रेलवे स्टेशन से अपने घर की तरफ जा रहे थे और उनने बताया कि वहाँ पे मैंने ये चीज़ें देखी कि आम का सीज़न आने वाला है और मेरे साथ में कौन कौन लोग थे, मेरी बेटियाँ थी, मेरे पेरेंट्स थे और मेरा भाई था। ठीक है, तो क्यू फर्स्ट स्टेटमेंट, आर सेकेंड स्टेटमेंट, पी थर्ड स्टेटमेंट और एस जो है वो फोर्थ स्टेटमेंट। ओके, सो क्यू आर पी एस, ऑप्शन डी इज करेक्ट। Given the commercial and strategic importance of lithium, it is critical, बोल रहे हैं कि किसको देखते हुए, कमर्शियल और स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस देखते हुए, किसकी, लिथियम की। इट इज क्रिटिकल कंपोनेंट इन लिथियम आयन बैटरीज, ये एक मुख्य कंपोनेंट है, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है लिथियम आयन बैटरीज में, दैट पावर्स एवरीथिंग, जो कि आज हर किसी को चलाती है, हर चीज को चलाते हैं, फ्रॉम स्मार्टफोन्स टू इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। स्मार्टफोन्स में भी वो यूज की जाती हैं और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में भी वो यूज की जाती हैं। The Ministry of Mines recently announced that Geological Survey of India (GSI) found lithium and gold deposits and that 51 such mineral blocks have been handed over to state governments। बोल रहे हैं रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने ये अनाउंस किया कि हमारा जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने लिथियम और गोल्ड के भंडारण पाए हैं और 51 ऐसे भंडार के ग्रुप्स जो हैं वो स्टेट गवर्नमेंट्स को हैंड ओवर कर दिए गए हैं। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट हो गया, क्योंकि यहाँ पे हमने इंट्रोड्यूस किया लिथियम और गोल्ड के भंडार जो कि रिसेंटली डिस्कवर किए गए, किसके द्वारा, जीएसआई द्वारा, और किसने ये दिए, आवंटित करे, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने कर, और किसको सौंपे गए, स्टेट गवर्नमेंट्स को सौंपे गए। तो ये हमारा फर्स्ट इंपॉर्टेंट हो गया, फर्स्ट पॉइंट हो गया। ठीक है, द अनाउंसमेंट मेड हेडलाइंस इन इंडिया एंड ग्लोबली। तो ये जो अनाउंसमेंट है इसने ना केवल हिंदुस्तान में बल्कि दुनिया भर में हेडलाइंस बनाई हैं, सुर्खियां बटोरी हैं। क्यों बटोरी हैं? गिवन द कमर्शियल एंड स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस ऑफ लिथियम, क्योंकि इसकी कमर्शियल और स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। फिर उसके बाद देखो फर्स्ट स्टेटमेंट ये आ गया, फिर सेकंड स्टेटमेंट एस आ गया। क्लियरली पता चल रहा है इसी अनाउंसमेंट से रिलेटेड सेकंड स्टेटमेंट है। ठीक है, तो एस इसी अनाउंसमेंट से रिलेटेड है और क्योंकि ये इनकम्प्लीट है तो हमें समझ में आ रहा है कि ग्लोबली और क्यों हेडलाइन बनाई होगी, क्योंकि ये कमर्शियली और स्ट्रैटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हो गया पॉइंट पी, थर्ड पॉइंट। और फाइनल पॉइंट हमारा आता है क्यू पॉइंट। क्यों है इंपॉर्टेंट? क्योंकि हर एक लिथियम आयन बैटरी में यही लगा हुआ होता है, यही चाहिए होता है। ठीक है, स्मार्टफोन्स हो चाहे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो। तो ये हो गया फोर्थ पॉइंट। तो आर एस पी क्यू, आर एस पी क्यू। देखो बी, अब फर्स्ट हमें पता चल गया आर है, वहां से हमें शॉर्ट मिल गया कि भाई ए और बी होंगे, सी या डी तो हो नहीं सकते क्योंकि एस फर्स्ट स्टेटमेंट हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? द अनाउंसमेंट, कौन सी अनाउंसमेंट? जिसके बारे में पहले जिक्र किया गया है। ठीक है, वही अनाउंसमेंट। तो इसलिए ये दोनों फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं होंगे। ए और बी फर्स्ट स्टेटमेंट, ए और बी हमारा ऑप्शन हो सकता है। ठीक है,
तो अब ए और बी ऑप्शन हो सकता है, तो हमें एक चीज़ और क्लियर होगी कि भाई यहाँ पे अनाउंसमेंट की बात की गई और यहाँ पे अनाउंसमेंट की बात की गई, यानी कि आर के बाद में इमीडिएट बाद में एस स्टेटमेंट आएगा। तो यहाँ पे आर के इमीडिएट बाद में एस आ रहा है, यहाँ पे नहीं आ रहा है, तो हमारा ऑप्शन बी क्लियर हो गया। ठीक है। माई राइटिंग डेस्क फेसेस अ विंडो टुडे। मेरा राइटिंग डेस्क जिस पे मैं बैठ के पढ़ाई करता हूँ वो आज एक विंडो की तरफ है। आई हैव चोजन दिस स्पेस डेलिबरेटली टू टर्न माई बैक टू इमीडिएट डिस्ट्रैक्शंस। मैंने जानबूझ के ये जगह चूज़ करी है। क्यों करी है जानबूझ के जगह चूज़? ताकि जो भी डायरेक्ट इमीडिएट डिस्ट्रैक्शंस हो मेरा उनकी तरफ पीठ हो। रूम में अब आप सपोज करो कि आपका डेस्क जो है आपके फ्रेंड के बिस्तर की तरफ होगा फेसिंग, तो आपको क्या होएगा कि वो क्या कर रहा है, वो फ़ोन देख रहा है, वो उठ रहा है, बैठ रहा है, नाक खुजा रहा है, कान खुजा रहा है, सर खुजा रहा है, ये सब चीज़ें आपको दिखाई देंगी। ठीक है। हंस रहा है, रो रहा है, वो सब चीज़ें आपको दिखाई देंगी। तो यूजुअली हम क्या करते हैं, अपना डेस्क जो है वॉल की तरफ फेस करके लगाते हैं, ना कि बीच में सेंटर करके। सेंटर की तरफ फेस करके कौन लोग लगाते हैं? जो कि ऑफिस में बैठ रहे होते हैं, क्योंकि उनको तो देखना होता है, आने वाले डिस्ट्रैक्शन को उनको देखना होता है, उनको एड्रेस करना होता है, बट हमें नहीं एड्रेस करना। तो हम यूजुअली क्या करते हैं, वॉल की तरफ फेस करके लगाते हैं। ठीक है। I am grateful for the season, the view and this pocket of quiet that is necessary for words to emerge. बोल रहे हैं कि मैं सीज़न के लिए, जो भी का करंट मौसम है उसके लिए धन्यवाद, शुक्रगुजार हूँ, और ये जो नज़ारा मुझे दिख रहा है और जो इतना क्वाइट स्पेस मुझे मिल रहा है उसके लिए, इन सब चीज़ों के लिए धन्यवाद करता हूँ, मैं कृतज्ञ हूँ। दैट इज़ नेसेसरी, जो कि ज़रूरी है। किस लिए? मेरे दिमाग में नेसेसरी थॉट्स के आने के लिए, नेसेसरी वर्ड्स के आने के लिए। It is early winter in Delhi. I can see the dusty tops of trees and a faded blue horizon beyond them. बोल रहे हैं अभी दिल्ली में केवल विंटर की शुरुआत है और मैं पेड़ों के धुंधले डस्टी से टॉप, यानी कि मिट्टी भरे टॉप्स जो हैं पेड़ों के ऊपर के हिस्से, वो देख सकता हूँ आराम से। और फेडेड ब्लू हॉरिजन, हॉरिजन होता है क्षितिज, और दूर मुझे हल्का धुंधला होता हुआ ब्लू हॉरिजन भी दिखाई देता है यहाँ से। यानी कि वो विंडो की बात करें कि विंडो से मुझे ये सब नज़ारा दिखाई दे रहा है। ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो आ गया, पी स्टेटमेंट, जहाँ पे ये बताया कि मेरा डेस्क आज विंडो की तरफ फेस कर रहा है। और सेकंड उन्होंने बताया कि क्यों मैंने ये किया, ताकि मेरा डिस्ट्रैक्शन से पीछा छूट जाए, मतलब डिस्ट्रैक्शंस मेरे पीछे हो जाए, यानी कि मेरी आंखों के सामने कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो। ठीक है। फिर वो बताते हैं कि अभी मौसम कैसा है। अभी मौसम की शुरुआत है, शुरुआती विंटर्स की, और मुझे वहाँ से कैसा कैसा नज़ारा दिख रहा है विंडो का, वो उन्होंने बताया। ये हो गया थर्ड पॉइंट। और फाइनल पॉइंट हो गया कि मैं इस सब नज़ारे के लिए, इस सीज़न के लिए, इन सब जो मेरे को टाइम मिल पा रहा है अपने अंदर झांकने का, उसके लिए शुक्रगुजार हूँ। ठीक है। तो ये हो गया 4 पॉइंट। तो PQSR हमारा अरेंजमेंट है, PSPQSR, ऑप्शन डी इज करेक्ट। India as an international hub for the production and export of millets or small grains. बोल रहे हैं इंडिया एक इंटरनेशनल हब बनने के लिए, या हब होते हुए फॉर प्रोडक्शन की, किस चीज़ की प्रोडक्शन? मिलेट्स और स्मॉल ग्रेन की प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट्स का एक हब बन रहा है, इंटरनेशनल हब बन रहा है या बन चुका है, ऐसा कुछ होगा। ठीक है। यानी कि ये स्टेटमेंट इनकम्प्लीट है, तो पी हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं हो सकती, ऑप्शंस में है भी नहीं। ठीक है। एज दे कैन, एज से स्टार्ट हो रहा है तो ये भी फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं होगा, दे यूज किया गया, तो दे तो प्रोनाउन है, यानी कि नाउन का इस्तेमाल पहले किया हो गया, तो यानी कि क्यू भी हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं हो सकता। प्रोड्यूस्ड इवन अंडर हार्श क्लाइमेटिक कंडीशंस, क्योंकि उनको हम खराब से खराब क्लाइमेटिक कंडीशंस में भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। मिलेट्स आर गुड फॉर ह्यूमन हेल्थ एज वेल एज हेल्थ ऑफ द इन्वायरमेंट, यानी कि दे मतलब कि मिलेट्स की बात हो रही होगी। मिलेट्स जो है वो हमारी हेल्थ के लिए भी अच्छे हैं और हमारे एनवायरनमेंट की हेल्थ के लिए भी अच्छे हैं। विथ 2023 being the UN declared International Year of Millets, the central government and its agencies are going all out to promote. अब आगे इनकम्प्लीट है, क्या प्रमोट करना है? कुछ प्रमोट करना है, बोल रहे हैं क्योंकि 2023 जो है UN द्वारा इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स डिक्लेयर किया गया है, तो हमारी केंद्र की जो सरकार है और उसकी जो एजेंसीज हैं, यानी कि सहयोगी जो कंपनीज हैं, जैसे कि चाहे FCCI हो, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया हो, RBI हो, जो कोई भी है इसमें, वो सब प्रमोट करने जा रहे हैं। किस चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं? प्रमोट क्या कर रहे होंगे?
इंडिया एज इंटरनेशनल हब फॉर द प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट ऑफ मिलेट्स और स्मॉल ग्रेन, कि इंडिया को हमने इंटरनेशनल हब बनाना है, गढ़ बनाना है इंटरनेशनल, किस चीज़ का, प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट ऑफ मिलेट्स और स्मॉल ग्रेन्स। क्यों? क्योंकि ये जो है मिलेट्स जो है वो इंसानों की हेल्थ और एनवायरनमेंट के लिए अच्छे होते हैं, और ये जो है ये क्या किए जा सकते हैं, ख़राब से ख़राब मौसम में भी प्रोड्यूस किए जा सकते हैं। तो हम समझ गए कि एस के बाद पी आएगा, ठीक है, और एस हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है, फर्स्ट स्टेटमेंट एस इसमें आ रहा है और इसमें आ रहा है, तो ये आर यानी कि सी और डी एलिमिनेट कर दो, ठीक है। उसके बाद में एस के बाद पी आएगा, यह हमें पता चल गया, यहाँ पे एस के बाद आर आ रहा है, इनकम्प्लीट इनकरेक्ट हो गया, यहाँ पे एस के बाद पी आ रहा है, ऑप्शन ए इज करेक्ट, एस पी आर क्यू। द एग्रीमेंट इंटर आलिया इंक्लूड्स provisions related to employee benefits and compensation। तो इंटर आलिया का मतलब होता है बाकी चीज़ों के साथ साथ, अन्य बातों के साथ साथ, ठीक है। तो मेनली और चीफली बोल रहे ये जो एग्रीमेंट है इसमें बाकी बातों के साथ साथ में ये प्रावधान भी इंक्लूडेड है कि एम्प्लॉयज़ को बेनिफिट क्या होंगे और उनके कॉम्पनसेशन के प्रावधान भी इसमें इंक्लूडेड हैं। यानी कि और भी बहुत सारी चीज़ें हैं पर ये भी 2 पॉइंट्स हैं जो इंक्लूडेड हैं। मेनली और चीफली मुख्यतः बात नहीं की जा रही, इन ओरिजिनल फॉर्म विदाउट एनी कंडीशंस अमंग अदर थिंग्स, ऑप्शन डी इज करेक्ट। He became dash verbose after a few drinks। verbose होता है बहुत ही टॉकेटिव व्यक्ति, बहुत ही बातचीत करने वाला व्यक्ति। आप ऐसे सोच सकते हो कि आप ऐसे इमेजिन करो कि आपका कोई फ्रेंड है जो बहुत बात करता है, उसके मुंह में बहुत सारे वर्ड्स अल्फ़ाबेट्स भरे पड़े हैं और वो जैसे ही कुछ बोल रहा है उसके मुंह से बहुत सारे अल्फ़ाबेट्स निकल रहे हैं, ठीक है। तो आपको इसके क्या समझ में आएगा, उसके पास बोलने के लिए बहुत है यार, उसके पास अल्फ़ाबेट्स का भंडार है, कुछ भी मुंह खोलेगा अल्फ़ाबेट्स मुंह से निकलेंगे, ठीक है। वर्बोस मतलब कि टॉकेटिव, तो एग्रेसिव लड़ाई झगड़ा करने वाला, डिसाइसिव डिसीजन लेने वाला, एग्जॉस्टिव थका देने वाला, टॉकेटिव बहुत बातचीत करने वाला। सो ऑप्शन डी टॉकेटिव इज करेक्ट। अ लार्ज नंबर ऑफ फिश स्विमिंग टुगेदर, यानी कि फिश का एक झुंड जो होता है उसको क्या बोला जाता है, तो उसको बोला जाता है, फर्स्ट देखो शॉल, शॉल बोला जाता है फिश के झुंड को, स्ट्रीम, स्ट्रीम बोला जाता है नदी को, शिप बोला जाता है गट्ठर को, और स्ट्रिंग बोला जाता है एक डोरी या धागे को। सो ऑप्शन ए शॉल इज करेक्ट। एलोक्वेंट, एलोक्वेंट का मतलब होता है बोलने में बहुत ही ज़्यादा फ्लुएंट हो, किसी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता हो अपनी बातचीत से, बोलते हैं ना वो काफ़ी एलोक्वेंट है, मतलब उसकी बात करने की कला ऐसी है कि आप उसकी तरफ खींचे चले जाएंगे। मॉडेस्ट, मॉडेस्ट मतलब विनम्र, क्रूशियल मतलब महत्वपूर्ण, इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट मतलब कि असक्त, मतलब जो कि इतना ज़्यादा परसुएसिव ना हो, उसके पास कमी हो इन सब चीज़ों की। हम्बल मतलब विनम्र, तो यहाँ पे ऑप्शन सी इम्पोर्टेंट इज करेक्ट क्योंकि वो एलोक्वेंट का एंटोनिम है। एज कैटल आर टू हर्ड सो आर बर्ड्स टू, अब कैटल के झुंड को क्या बोला जाता है, हर्ड, तो बर्ड्स के झुंड को क्या बोला जाता है, फ्लॉक। बर्ड्स ऑफ अ फेदर फ्लॉक टुगेदर मतलब कि वो झुंड एक झुंड में रहते हैं, एक तरह के पंख वाले पक्षी जो है वो एक झुंड में रहते हैं, ठीक है, तो उसको बोला जाता है फ्लॉक। ऑप्शन ए फ्लॉक इज करेक्ट। ऑल स्टेट यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस इन उत्तर प्रदेश वन ऑफ द डैश इन इंडिया। अब वन ऑफ द डैश इन इंडिया यानी कि इंडिया का बहुत कोई कंपैरिजन है यहाँ पे, ठीक है। तो पूरे जो भी स्टेट्स और स्टेट यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस हैं उत्तर प्रदेश में जो कि इंडिया का क्या है, कुछ कंपैरिजन है, विल नाउ डैश अ सेव वाटर रिचुअल नेम्ड जल भरो इन प्लेस ऑफ लैम लाइटनिंग टू इनॉग्रेट देयर एनुअल कॉन्वोकेशंस। तो अब यहाँ पे उत्तर प्रदेश की सभी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में क्या होगा, विल नाउ हैव अ सेव वाटर रिचुअल, यानी कि पानी को बचाने का एक कोई रिचुअल यहाँ पे किया जाएगा, ठीक है। हैव हो सकता है या फिर कुछ और यहाँ पे हो सकता है कि पानी को बचाने का रिचुअल यहाँ पे किया जाएगा जिसका नाम होगा जल भरो। और किसकी जगह पर होगा, अभी तक क्या होता है कोई भी कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं तो क्या होता है, दीप प्रज्वलित किया जाता है। उसका मतलब क्या होता है
कि अंधेरे को, अज्ञानता के अंधेरे को हम ज्ञान की रोशनी से दूर करेंगे। बट अब यहाँ पे सेव वाटर का कैंपेन चलाया जा रहा है, उसके लिए जल भरो का रिचुअल किया जाएगा टू इनॉग्रेट देयर एनुअल कॉन्वोकेशन। अपनी एनुअल कॉन्वोकेशंस की सेरेमनी की शुरुआत करने के लिए, वो इस चीज़ को इनॉग्रेट करने के लिए वो जल भरो वाला एक प्रावधान लेकर आएंगे। द गवर्नर ऑफ द स्टेट हु इज़ ऑल्सो चांसलर ऑफ स्टेट यूनिवर्सिटीज़, जो यहाँ के गवर्नर हैं, जो कि स्टेट यूनिवर्सिटीज़ के चांसलर भी हैं, इंस्ट्रक्टेड दैट एवरी यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज इन द स्टेट शुड इंस्टॉल रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्लांट्स ऑन इट्स कैंपस। बहुत ही अच्छा फैसला है, बल्कि केवल कॉलेजेस को क्यों, जो भी सरकारी दफ्तर है उन सभी में होना चाहिए ये चीज़, ठीक है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम होना चाहिए, जो सीवर वाटर ट्रीटमेंट का होता है कि आप उसी को दोबारा यूटिलाइज कर सकते हैं, ड्रेनेज में जो पानी जा रहा है वो सिस्टम होना चाहिए, वाटर ट्रीटमेंट का होना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ें तो ज़रूरी होनी चाहिए, बच्चों को लाइव एग्जाम्पल दिखेगा, स्कूल्स में होना चाहिए, सरकारी स्कूल्स में ये प्रावधान होना चाहिए। इनफैक्ट सरकारी क्यों, प्राइवेट स्कूल्स को भी फंडिंग मिलती है, आप फंडिंग उनको भी बोलो भी लगाएं। बहुत ही अच्छा एक तरीके, और जिस तरीके से पानी की लगातार कमी हो रही है, अभी हम कर्नाटका तमिलनाडु मसला पढ़ के हटे हैं, हमें पता है आने वाले समय में ये समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, बद से बदतर हो जाएगी अगर इसी तरीके से ग्लोबल वार्मिंग चलता रहा तो स्कूल से ही इम्प्लीमेंट करना बहुत अच्छा स्टेप रहेगा। बच्चों को हम सिखाते हैं, पढ़ाते हैं, वो लाइव देखेंगे कि किस तरीके से रेन वाटर को हार्वेस्ट किया जा सकता है, राइट। तो इंस्ट्रक्ट किया गया है उनको कि हर यूनिवर्सिटी और कॉलेज में, हमारे स्टेट में यानी कि उत्तर प्रदेश में हर यूनिवर्सिटी और कॉलेज में रेन वाटर हार्वेस्टिंग का प्लांट होना चाहिए उनके कैंपस में। जल भरो सिग्निफाइज डैश द विजन ऑफ जल शक्ति। जल भरो जो है वो ये जो जल शक्ति का जो विजन है उसको मजबूती देने का विजन हो सकता है, या उसको और गंभीरता से लेने का विजन हो सकता है, ठीक है। This ceremony symbolizes the dash importance of water conservation। ये जो सेरेमनी है ये सिंबलाइज करती है, चिन्हित करती है the dash importance of conservation, कि वाटर कंजर्वेशन की इम्पोर्टेंस कितनी ज़्यादा है, कितनी बड़ी है, कितनी ज़रूरी है। Whereas the lamp lighting ceremony symbolized removing darkness through education and spreading the light of learning। सही है, यही मैंने आपको बताया। बल्कि और दूसरी तरफ दीप प्रज्वलन था वो दर्शाता था कि हम अज्ञानता के अंधेरे को ज्ञानता की रोशनी से बुझा सकते हैं, हटा सकते हैं। इट इज़ रियली अ डैश इनिशिएटिव। अब या तो अच्छा होगा या बुरा होगा। वे एवरी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट इन इंडिया शुड इंश्योर। अब जहाँ पे शुड इंश्योर की बात कर दी गई तो वहाँ पे मतलब अच्छा ही इनिशिएटिव है बता रहे हैं। तो एवरी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट इन इंडिया शुड इंश्योर टू सेव एंड रिचार्ज ग्राउंड वाटर बाय इंस्टॉलिंग रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्लांट्स। जो मैंने बात कही वही राइटर का भी वही ओपिनियन है कि हर एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, स्कूल्स हों, कॉलेजेस हों, कोई भी जगह हो, उनको ये चीज़ें ज़रूर करनी चाहिए। इनफैक्ट मैं तो कहती हूँ गवर्नमेंट सेक्टर में जितने भी ऑफिसेज हैं सब में ये चीज़ होनी चाहिए, ठीक है। नगर पालिका हो, जो मर्जी ऑफिस हो, LIC का दफ्तर हो, सब जगह ये प्रावधान होना चाहिए। कितना पानी सेव हो जाएगा यार, ये तो सोचने वाली बात है, राइट। तो उनको ये सब सिस्टम्स लगाने चाहिए, रेन वाटर हार्वेस्टिंग के, ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने के तरीके। दीज काइंड्स ऑफ इनिशिएटिव्स प्रोवाइड अवेयरनेस ऑफ यूजिंग एंड सेविंग वाटर, एलेक्सिर ऑफ लाइफ। एलेक्सिर मतलब अमृत। तो बोल रहे हैं कि इस तरीके के जो इनिशिएटिव्स हैं, इस तरीके के जो नए नए हम तरीके इख्तियार कर रहे हैं, ये अवेयरनेस पैदा करेंगे लोगों में और तरीके बताएंगे जिससे कि हम पानी को सेव कर सकते हैं, जो कि हमारे जीवन के लिए एक अमृत है। अगर पानी नहीं होगा तो हम लोग मर जाएंगे ना। आप खाने के बिना 10 दिन 15 दिन सर्वाइव कर सकते हैं, नवरात्रे लगते हैं लोग, पूरे नवरात्रे, लेकिन क्या पानी के बिना सर्वाइव कर पाएंगे? नहीं ना। तो वही चीज़ है, ये अमृत है, हमारे जीवन का एक बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। तो पहला यहाँ पे ऑप्शन है ऑल स्टेट यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस इन उत्तर प्रदेश, वन ऑफ द डैश, वन ऑफ द मोर बिग स्टेट्स, मोर बिग नहीं आएगा, वन ऑफ द बिग स्टेट्स भी नहीं होगा, कंपैरेटिव डिग्री है तो सुपरलेटिव होना चाहिए। वन ऑफ मतलब सब में से एक है, उनमें से एक है। बिगेस्ट स्टेट्स, वन ऑफ द बिगेस्ट स्टेट्स इन इंडिया। सो ऑप्शन सी करेक्ट है, सुपरलेटिव डिग्री आ रहा है, ऑप्शन सी इज करेक्ट।
will now dash now organize a save water ritual, organizing, have managed, managing। तो यहाँ पे ऑप्शन ए ऑर्गेनाइज करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे अब ऑर्गेनाइज किया जाएगा जल भरो इन प्लेस ऑफ लैम्प लाइटनिंग। जल भरो सिग्निफाइज डैश द विजन ऑफ जल शक्ति, होल्डिंग द विजन, होल्ड नहीं कर रहे हैं उसको, ठीक है। प्रोसीडिंग, प्रोसीडिंग मतलब आगे बढ़ना, फॉरवर्ड मूव करना, मूविंग अगेन आगे बढ़ना, और स्ट्रेंथनिंग मजबूत करना। तो ये जो विजन है जल शक्ति का उसको मजबूत करता हुआ दिख रहा है ये। सो ऑप्शन डी स्ट्रेंथनिंग इज करेक्ट। This ceremony symbolizes the dash importance of water. The sheer means absolute, complete मतलब बिल्कुल पूरी तरीके से, ठीक है। immense मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरी या बहुत ज़्यादा बड़ी, और टोटल मतलब सबका मिला जुला इंटायर। तो यहाँ पे इमेंस इंपॉर्टेंस की बात की जा रही है कि बहुत ज़्यादा जो ज़रूरत है इस वक्त की वाटर कंजर्वेशन की, उसकी तरफ इशारा करते हैं ये। इट इज़ रियली अ डैश इनिशिएटिव, लॉडेबल मतलब तारीफ करने योग्य, प्रशंसनीय। लॉडर मतलब होता है ज़्यादा ऊंचा। लेबल्ड का मतलब होता है नामकरण करना, और लोअर मतलब निचला स्तर, ठीक है, नीचे करना। सो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है कि प्रशंसनीय है, ठीक है। सो ऑप्शन ए लॉडेबल इज करेक्ट। दैट्स ऑल, आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इसकी पीडीएफ और ऑडियो एक्सप्लेनेशन आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। इसके अलावा आप प्ले स्टोर से हमारी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, ठीक है। आपको पढ़ना कैसे है, पहले पीडीएफ डाउनलोड करो, सारा का सारा पैसेज विद वोकैब खुद पढ़ो, क्वेश्चंस खुद अटेम्प्ट करने की कोशिश करो, फिर यहाँ पर आके सॉल्यूशंस देखो, तभी आपको समझ में आएगा। मैं पढ़ाती रहूँगी, आपको समझ में कुछ नहीं आएगा आप जब तक खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो, ठीक है। कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग।